Welcome back to our channel, guys. Today we are going to talk about IGNU assignment for the subject code IPO01 International Business Environment. This assignment is of 100 marks. We have 5 questions in this assignment and we also have 2 to 4 subparts of different questions. So the first question is, what do you understand by non-tariff barriers? Explain major kinds of non-tariff barriers and their implications for international trade. What tariff is? Tariff is basically the tax imposed on goods and services. Non-tariff barriers are trade barriers that restrict the import or export of the goods through means or other than tariffs. ऐसी बैरियर्स जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का रिस्ट्रिक्ट करते हैं उन्हें हम नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड द नॉन. फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट examples for the non-tariff barriers. For example, licensing, pre-shipment inspections, rules of origin, customer delays, and etc. डेवलप कंट्रीज़ यूज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स एज एन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी. जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो इन बैरियर्स को यूज़ करती हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे. उनकी एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो कंट्रोल कर सकें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ऐसे डिसीजंस बनाने के लिए गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की अवेलेबिलिटी देखी जाती है और पॉलिटिकल अलायंसेस देखी जाती है विद अदर ट्रेड पार्टनर्स. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स. द फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स. ओके, दिस इज़ द बैरियर जो डिज़ाइन किया जाता है कुछ सेक्टर्स के गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये बैरियर्स जब लगाए जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है एक मोबिलिटी से ट्रेड को परस्यू करना. लाइक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हो गई, हमारी एलोकेशन ऑफ कोटाज हो गए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हो गया, इम्पोर्ट डिपॉजिट्स हो गया. तो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रेड होना मुश्किल हो जाता है. देन वी हैव असिस्टिव पॉलिसीज़. असिस्टिव पॉलिसीज़ आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज. असिस्टिव पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं जिसमें हम डोमेस्टिक कंपनीज मतलब जो बेसिक स्पेशलिटी है उस एरिया की या फिर बेसिक स्पेशलिटी है उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं ताकि लाइक वी हैव फॉर एग्जांपल असम में टी फेमस है, तो असम की टी को अदर कंट्रीज़ में अदर स्टेट्स में लाने के लिए देयर आर सम policies. So that policies are known as assistive policies. Examples of assistive barriers include custom procedures, packaging, labeling requirements, technical standards and norms, sanitary standards, etc. तो उस पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपकी पैकेजिंग आ जाती है, आपका प्रोसीजर आ जाता है, आपका लाइसेंसिंग आ जाता है. तो उन पॉलिसीज़ को हम बोलते हैं असिस्टिव पॉलिसीज़. जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं उन्हें इंडिया में ट्रेड करने के लिए और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना और इन सबको फॉलो करना. देन वी हैव नॉन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़. नॉन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ आर नॉट डिज़ाइन टू डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड बट द ओवरऑल आउटकम्स में लीड टू द फ्री ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. ओके, तो ये ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो इसीलिए डिज़ाइन करी जाती हैं टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल. ये बेसिकली हेल्थ और सेफ्टी को देखती हैं पीपल के लिए ताकि जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ बनी रहे, उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी हो. जैसे कोई भी फूड अगर हमारा हो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वो सेफ़ होना चाहिए हेल्थ के लिए, कंजम्पशन के लिए, और एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करना चाहिए. So it is basically related to environment and health and safety. For example, we have harvesting methods, specific fishing होनी चाहिए, like sanitary rules होने चाहिए, animal inspections और ये बंद होने चाहिए, the ban होने चाहिए कि animals में हम लोग नहीं कर सकते हैं कोई भी experiment. So that are non-protectionist policies. Examples हैं हमारे non-tariff barriers के licenses हैं. लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास. एक हमारे पास प्रूफ होता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं. कोई भी उठ के जाके एकदम से डिफरेंट कंट्री से लाइक ट्रेड नहीं कर सकता है. उनके पास कुछ लाइसेंस हो जाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्री और हर स्टेट के होते हैं जो एक ट्रेडर को फॉलो करने हैं. देन वी हैव कोटाज. कोटाज इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस. क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस होता है हमारा जिसमें सिर्फ हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही एक स्टेट से या फिर एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन वी हैव एम्बार्गोज.
Embargoes are total bans of trade on specific commodities and may be imposed on imports or exports of specific goods that are supplied to on specific countries. Embargoes are basically ban, like total ban. आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी नहीं लेके जा सकते हो कहीं पे भी, जस्ट टोटल बैन कि इस एरिया से ये बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट आर एम्बार्गोज. देन वी हैव इम्पोर्ट डिपॉजिट. इम्पोर्ट डिपॉजिट जो होता है हमारा, लाइक वी हैव लाइक टू ट्रेड करने से पहले हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना होता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ओके, तो ये भी एक कंडीशन होता है हमारा, ये भी एक तरीके का बैरियर होता है. सो दीज वर द नॉन टैरिफ बैरियर्स. Now we have second question. Explain the Indian scenario of globalization. Do you think that India has entered into a globalization process significantly? So we have globalization is a process that encompasses the causes, courses and consequences of transnational and transcultural integration of human and non-human activities. जो भी इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर लाइक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी रिलेटेड टू लाइक नेटवर्किंग, और यू कैन से लाइक कंपनीज, ब्रॉडकास्टिंग और एनीथिंग. तो ये जितनी भी हमारी ट्रांस कल्चरल ट्रांसनेशनल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके कॉजेज़, कोर्सेज और लाइक कॉन्सिक्वेंसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. इंडिया हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी. इंडिया एक हमारी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी क्रिश्चियन एरा में, जो कि 32.9% GDP करती थी वर्ल्ड के, लाइक उसका कंट्रीब्यूशन था 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. जो इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो एक्सपोर्ट होते थे काफ़ी बड़ी बड़ी डेस्टिनेशंस पे अक्रॉस द वर्ल्ड. और कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके उनके लिए काफ़ी न्यू था इंडिया के लिए. देन वी हैव सम फैक्ट्स. 19 लिबरलाइजेशन ऑफ 1991. जब तक लिबरलाइजेशन नहीं आया था 1991 में, इंडिया को काफ़ी आइसोलेट करा जाता था वर्ल्ड मार्केट से, ताकि वो सेल्फ रिलायंस हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपनी फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी को हैंडल कर सके. फॉरेन ट्रेड वो सब्जेक्ट टू इम्पोर्ट टैरिफ्स एक्सपोर्ट. बहुत सारे बैरियर्स होते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी और हम काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इंडिया को ट्रेड को फॉलो करने में. देन वी हैव रिस्ट्रिक्शंस होते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शंस होते थे, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस होती थी हमारी. दीज अप्रूवल्स वर नीडेड फॉर नियरली 60% ऑफ न्यू FDI. 60% ऑफ द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल्स चाहिए होते, बहुत रूल्स और बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे इंडियंस के लिए. इंडिया की जो ग्रोथ थी, इंडियाज़ एक्सपोर्ट वॉज स्टेगनेंट फॉर 15 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. 15 ईयर्स तक वो जो ग्रोथ थी काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट थी, बढ़ी नहीं पा रही थी. और ड्यू टू प्री डोमिनेंस ऑफ टी, जूट एंड कॉटन मैन्युफैक्चर्स, डिमांड फॉर विच वॉज जनरली इन इलास्टिक. Imports in the same period consisted predominantly of machinery, equipment and raw material due to nascent industrialization. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम था, मतलब लाइक टी, जूट, कॉटन का इतना डिमांड नहीं था. तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ था, बहुत स्टेगनेंट था. Okay. Since liberalization, the value of India's international trade has become more broad-based and has risen to 63.0801 billion in 2003 from 12. So these are the facts. तो जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लग गया, उसका मार्केट बढ़ने लग गया और इंडिया में लाइक काफ़ी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होने लग गए. और ये हमारे फैक्ट्स हैं, लाइक इतना बिलियन हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ previous year. So we have in last line, the export during April 2007 were 12.31 billion, up by 16%, and imports was 17.68 billion with an increase of 18.06% over the previous year. So liberalization के बाद इंडिया का सिचुएशन बदला और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट काफ़ी अच्छा रहा, ट्रेडिंग काफ़ी स्मूथ हो गई. Now today, India is a founding member of a General Agreement on Tariffs and Trade. Since 1947. 1947 से ये फाउंडिंग मेंबर है एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का. India has continued its opposition to the inclusion of such matters as labor and environment issues and other non-tariff barriers into WTO policies. So India काफ़ी समय से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है GATT के डिसीजंस होते हैं उसमें एक एक्टिव मेंबर है, जिसके डिसीजंस लेने में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है.
देन डिस्पाइट रिड्यूसिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन सेवरल टाइम्स इन 2000, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी इंडिया वॉज इवेलुएटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन अदर सिमिलर डेवलपिंग इकोनॉमीज। रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी इंडिया को ट्रेड करने में, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता था, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती थी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इतनी ईजी से ग्रांट नहीं करता था। और इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में लाइक उसे आइसोलेट, वर्ल्ड मार्केट से इंडिया को आइसोलेट कर दिया गया था। और 2008 और 2009 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी ट्रेड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी में इशू था, पॉवर्टी और यू कैन से लेबर, देयर वर मेनी फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकते थे इंडिया की। Then India is one of those countries that succeeded significantly after the initiation and the implementation of globalization. Globalization के बाद इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री बनी जो काफ़ी सक्सेसफुली रन करी। द ग्रोथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड, काफ़ी ग्रोथ होने लगी कॉर्पोरेट में, रिटेल में, साइंटिफिक सेक्टर में। ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन सोशल, मॉनेटरी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एरियाज। हर फील्ड में एक अच्छा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। यू कैन से सोशल, मॉनेटरी टर्म्स में हुआ, कल्चरल टर्म्स में हुआ, पॉलिटिकल एरियाज हमारे हुए, पॉलिटिकली हम स्ट्रॉन्ग हुए, रिलेशंस अच्छे हुए, हम लोग को लाइक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो देर आर डिफरेंट रीजन्स वाई वी वर एट द बैक, एंड टुडे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्लेस बना ली है। इन रिसेंट ईयर ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करा है इंडिया ने। विद द इम्प्रूव ग्लोबल सिनर्जीज कम्स द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड। और जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है तो ग्लोबल ट्रेड, डॉक्ट्राइन्स एंड कल्चर अपना आप इंक्रीज़ होता है, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ अपने आप करती है जब सारी चीज़ें, ये अंदर के फैक्टर्स इंप्रूव होता है, तो अपग्रेड होता है। तो एडवांटेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, एज एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज़ होता ही है, ठीक है। नई जॉब्स अवेलेबल होती हैं सारे सेक्टर्स में, जब लाइक सेक्टर्स बढ़ेंगे तो जॉब्स अवेलेबल होंगी, अवेलेबिलिटी और इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होगी लेबर की। इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन ओके सॉरी, इंडिया इज़ अ चीप लेबर। इंडिया, यू नो, इंडिया इज़ सच अ पॉपुलेटेड कंट्री, वी हैव अ वेरी चीप लेबर हियर, so it is very easy for the foreign investors or you can say foreign companies to come इंडिया में सेटअप करें अपनी कंपनी और काम निकलवाएं। सो दैट इज़ द वन एडवांटेज। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन ड्यू टू स्किल नॉलेज। जो कि एक फॉरेन कंपनीज जो होती हैं, जो क्योंकि स्किल और नॉलेज जो ऑफ़र करती है, एक ये अपॉर्चुनिटी देख के जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन इंक्रीज़ हो जाता है उनका। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के लोगों का, इंडिया की पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड बढ़ने लग गया है। उस ये कैसे पता चलता है कि वो क्या चीज़ें खरीदने लगते हैं, हमारी मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि नाउ यू कैन सी दैट द इंडिया के जो लोग हैं अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो अब वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं। सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है इंडिया का, इंडिया की पॉपुलेशन का ऑब्वियसली। So these were the advantages. Now we have describe various approaches of globalization with suitable examples. The different approaches of globalization are, so we have various approaches: Levitt's approach, Ohame Kenichi's approach, management, export, Porter's, Michael Taylor and Macrofordist approach. First, we'll just have a look of Levitt's approach. अकॉर्डिंग टू लेविट्स अप्रोच क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो मार्केट्स जो हमारी होती है, एज इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट की जो इकोनॉमी है उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो उसे ग्लोबलाइजेशन बोलता है। एक फर्म तभी ग्लोबल बनता है जब वो बेनिफिट्स लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मार्केटिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। उस चीज़ को लेविट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द इमर्जन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स फॉर स्टैंडर्डाइज कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जब तक वो ग्लोबल नहीं होते हैं, जब तक वो मास में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसका मार्केटिंग, उसका मैनेजमेंट ग्लोबली नहीं माना जाता है, तब तक वो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है। सक्सेसफुल ग्लोबलाइज कॉपरेशन डज नॉट अबैंडन द प्रैक्टिस ऑफ कस्टमराइजेशन और डिफ्रेंसिएशन। जो एक ग्लोबलाइज कॉपरेशन है, जो एक कॉपरेट कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो ग्लोबलाइज तब तक नहीं होती है जब तक वो कस्टमर और डिफ्रेंसिएशन के फैक्टर्स पे वर्क
नहीं करती है। सो लाइक ग्लोबल ग्लोबल होने के लिए आपको कस्टमर डिफरेंशिएशन पे वर्क करना ही पड़ेगा। नाउ वी हैव सेकंड ओहामिस केनिचीज अप्रोच। हिज अप्रोच इज नोन एज बिजनेस चेन अप्रोच। His chain is called business chain approach. According to Ohames Kenichis, एक कॉर्पोरेट सेक्टर, एक इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी तभी ग्लोबलाइजेशन के उसमें टर्म में आएगी जब तक उसकी बहुत सारी चेन्स ना हो, लाइक फॉरेन लोकेशंस में। और लाइक फॉर एग्जांपल मैकडी इज़ लाइक बिजनेस चेन। तो उसके जो नेटवर्क्स हैं, उसके जो ब्रांचेस हैं, इंडिया में हैं, यूएस में हैं, ब्राज़ील में, लाइक एवरीवेयर, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू ओहामेस केनिचीज, ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिजनेस चेन। We have example also. The managers of Honda, which has the operation in several parts of the world, see the corporation as equidistant from all its key customers. At KCO, the top managers gather information directly from each of the primary markets and then sit down together once a month to lay out revised plan for global product development. तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टेट्स में इनके ब्रांचेज होते हैं, और जब इन्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो वो प्राइमरी मार्केट से हर लाइक सब लोग बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहामेस, फर्म पासिस डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एक ग्लोबल कॉपरेशन बनने की। किसी भी कंपनी को ग्लोबल बनने की 5 डिफरेंट स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज़ एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट करना बहुत, इंटरनेशनल बिजनेस, किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपोर्टिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए हमारा। एक्सपोर्टिंग की सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे नेटवर्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से। डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, खुद से मार्केटिंग होनी चाहिए विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट और विदाउट एनीथिंग, हमारी डायरेक्ट सेल्स और मार्केटिंग होनी चाहिए। देन वी हैव डायरेक्ट प्रोडक्शन, बिगिंस टू कैरी आउट ओन मैन्युफैक्चरिंग और ओन मार्केटिंग और ओन स्किल्स होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फुल ऑटोनॉमी टू ओवरसीज सर्विस, जैसे कंपनी मूव्स टू फुल, पूरा कंप्लीट बिजनेस उसी के हाथ में होना चाहिए। इट फोर्सेज द मैनेजमेंट टू एक्सटेंड द रीच ऑफ डोमेस्टिक हेडक्वार्टर्स टू ऑल ओवरसीज एक्टिविटीज़। सारी ऑटोनॉमी जब उसके हाथ में होगी तो बहुत ईजिली वो लाइक ओवरसीज अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है। Global integration, ultimately the company moves towards a genuinely global mode of operation. Company conducts its research, development of finances, cash requirement on worldwide scale, recruits a person all over the world. Global integration होना चाहिए कि उसे ग्लोबली मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। लाइक रिक्रूट मतलब वहाँ की कंडीशंस के बारे में, अगर आप कहीं पे भी लाइक आउट ऑफ इंडिया अगर आप बिजनेस खोल दें तो आपको वहाँ की मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट अप्रोच। दिस मैनेजमेंट अप्रोच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं अपनी कंपनीज़ को। अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर हमारा लाइक हेड ऑफिस में लाइक सब कुछ स्मूथ है, लाइक इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू मल्टी नेशनल डेवलप इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। कोई भी बिजनेस विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट गुड मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मैनेजमेंट अप्रोच ही हुआ। Export centered global approach. So we have another approach of global is related to global supplies. Exporting is most traditional mode of entering foreign markets. हमारा पहले भी बात, एक्सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए। Accordingly, all activities such as procurement, sales, marketing, research and development, distribution and organization structures design such a way that export of products, ऐसे जो पूरा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी होम कंट्री है उसमें एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर वो इंक्रीज़ हो। इस अप्रोच में भी फॉलोइंग स्टेजेस होते हैं। क्रिएशन ऑफ ग्लोबल विजन। ग्लोबल विजन होना चाहिए। Promotion of global hybridization process. Now we have Porter's approach. According to Porter's, globalization are hindered in which low nations compete and how they provide in context. ग्लोबलाइजेशन हमारा एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है कि हमारे लाइक विद इन द नेशन जो हमारी जो कंपनी है वो कैसे compete करती है, और दूसरी कंट्रीज़ में जाके वो कैसे इनोवेशन, ओके इट जस्ट नॉट लाइक कि रैट रेस को फॉलो करें, बट वो कैसे इनोवेटिवली सेम चीज़ सेम डिफरेंट अप्रोच के साथ उस कंट्री में सक्सेसफुल होती है। दैट इज़ पॉटर्स अप्रोच।
इट कैन बी लाइक आइडेंटिफाई 4 डिटर्मिनेड बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव फैक्टर कंडीशंस हो गए, डिमांड कंडीशंस हो गए, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रैटेजीज, राइवलरी हो गया। तो ये सारे हमें कॉम्पिटिशन, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन को लाइक इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करती है। वी हैव एन इंडस्ट्री कैन बी कॉल्ड ग्लोबल इफ देयर इज सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफ योर राइवलरीज? तो वो होता है हमारा पॉटर्स अप्रोच में। Okay, now we have Michael Taylor and Nigel Tharip's approach. According to Michael, the emerging global cooperation is a result of the complex process of interlocking between the relatively autonomous development sequences of subsidiaries, branches, and affiliates. These firms grow into a complex international economic network. So, according to Michael Taylor, the interlocking between the, you can say, coordination between subsidiaries, branches, and affiliates should be smooth. तो ऐसे ही हमारा एक नेटवर्क जो है काफ़ी ग्लोबल लेवल पे ग्लोबली कॉपरेट लाइक ग्लोबली सक्सेस होता है। We have a subsidiaries and incorporated, and we have definition of that. Okay, what is a permanent establishment or office, or we have subsidiaries and incorporated enterprise in host country. Another entity directly owns more than a half of the shareholders voting power and has the right to appoint or remove the majority of the members of the administrative, management and supervisory body. सब्सिडरी क्या होता है? हमारा एक इंटरप्राइज होता है जिसमें एक हमारे पास पावर होती है, हाफ ऑफ द शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है, जिसमें वो राइट टू अपॉइंट, रिमूव किसी भी मेंबर को एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंट और रिमूव अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस और ऑफिस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर एंड एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप विद जॉइंट वेंचर बिटवीन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वन और मोर थर्ड पार्टीज। एक ऑफिस होता है जहाँ पे पार्टनर, लाइक इट कैन बी अ जॉइंट वेंचर, किसके बीच में होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर और वन और मोर पार्टीज के बीच में। Then we have macro-Fordist approach. According to the macro-Fordist approach, globalization is the process of transnationalization of business. Transnationalization of business, that is a relatively early stage in internationalization of the firm. According to Weizsäcker, transnationalization consists of following step. ये जो है हमारा लाइक अर्ली स्टेज पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द फर्म होता है। इस अप्रोच में जो हमारी कंपनी होती है वो एक ही कंट्री में सेल करती है, जस्ट इन वन और द सेम कंट्री में। वी हैव लाइक फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं इसमें। ट्रांसनेशनलाइजेशन में हमारे स्टेप्स होते हैं। एंड इंटरनेशनल एंटरप्राइज स्टिल प्रोड्यूसेस प्रीडोमिनेटली और एंटायरली इन द पेरेंट कंपनी। जो एक एंटरप्राइज होती है वो एंटायरली वहाँ पे अपनी पेरेंट कंट्री में, अपनी होम कंट्री में बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, बट डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में सेल भी करती है। A global enterprise transfers some of its production activities abroad, often limited to assembling. It is done to circumvent input barriers or because of transportation cost. A multinational enterprise has complete production facilities, sometimes even research and development in a number of host countries. A multinational enterprise has a federal structure. The production is no longer local for local. So we have, इसमें इस अप्रोच में क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ एक पेरेंट कंपनी में होता है, बट फॉरेन मार्केट में भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन लिमिटेड होती हैं। ओके, देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930? एक्सप्लेन द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज कवर्ड अंडर दिस एक्ट। सो ये जो एक्ट था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, जब यूनाइटेड किंगडम से काफ़ी हेवीली बोरिंग हो रही थी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गुड्स सोल्ड फ्रॉम द ओनर टू बायर मस्ट बी सोल्ड फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी गुड्स ओनर से जब तक बायर तक जाता है एक सर्टेन प्राइस पे सेल होना चाहिए, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो फॉलो होने चाहिए, जिससे कि एक ओनर एक सेलर को सेल कर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं हमारी जो ये लॉ में आती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कंडीशन एज अ टाइटल ऑफ ओनरशिप। तो अगर कोई भी सेलर किसी को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसके पास ही उस प्रोडक्ट की ओनरशिप होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट स्टीलन है, अगर कहीं से चुराया गया है, और अगर सेलर वो बायर को सेल करता है तो ये इलीगल है, ये
उसके पास ओनरशिप नहीं है, बायर डज नॉट हैव द ओनरशिप, और जो सॉरी नॉट बायर, द सेलर डज नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट, और जो बायर है उस पर क्लेम कर सकता है कि दिस इज़ रॉन्ग. सेकेंड वी हैव कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही प्रोडक्ट में होना चाहिए. देन वी हैव कंडीशन एज टू सेल बाय सैम्पल. अगर आप अपने प्रोडक्ट का सैम्पल सेल कर रहे हैं तो वो ही वो जो मेन प्रोडक्ट है बिल्कुल सैम्पल के जैसा ही होना चाहिए. देन वी हैव फोर्थ, it is same condition as to sale by sample as well as by description. Then we have fifth condition as to quality. हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हमारी फिटनेस वो हेल्थ को हार्म नहीं करना चाहिए. इफ़ इट इज़ हार्मिंग तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए. देन वी हैव कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस. देयर शुड बी नो डिफेक्ट्स. कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो गुड सप्लाइड में होना चाहिए, और अडल्ट्रेट नहीं होना चाहिए, कोई भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए कंजम्पशन के लिए. देन वी हैव वारंटीज़. okay, warranties is basically the like conditions you demand. okay, like you can claim anything. okay, then in warranties we have the breach of warranty. breach मतलब होता है like violation of warranty. okay, हमारे पास राइट है हमारे पास डैमेजेस को क्लेम करने के लिए कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट सही नहीं आता है, डिफेक्टिव आता है, तो वी कैन एक वारंटी में है. एंड वी हैव देन अगेन breach of warranty can't be treated as a breach of condition. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल आप रीड कर लेना. देन वी हैव, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा. टाइप्स ऑफ वारंटीज़. हमारे पास वारंटीज़ के भी टाइप्स होते हैं. हमारा होता है फर्स्ट है हमारा इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट अनडिस्टर्ब पोजेशन ऑफ गुड्स. एक बार गुड्स खरीदने के बाद कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए सेलर से या फिर थर्ड पार्टी ऑफ द बायर. फॉर एग्जांपल अगर आप कार बाय करते हैं तो आपके पास वो पोजीशन है, आपके पास उसकी ओनरशिप है, तो अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए सेलर से या फिर किसी थर्ड पार्टी से. देन वी हैव इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स. कोई भी सेलर अगर अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है तो पहले से ही उसकी डेंजरस नेचर और लाइक डेंजरस इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए कि दैट इज़ डेंजरस. इम्प्लाइड वारंटी एज अ क्वालिटी और फिटनेस. इफ़ इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ इट शुड बी रिटन इन द डिस्क्रिप्शन. कोई भी गुड डैमेज नहीं होना चाहिए. क्वालिटी और फिटनेस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी. जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस पर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर. ये सारी चीज़ें बायर को ही देखनी पड़ती है, एग्जामिन करनी पड़ती हैं. बायर कांट ब्लेम एनीवन इफ गुड्स टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पस. बायर क्लेम नहीं कर सकता है बाद में कि लाइक अगर वो डिफेक्टिव हैं, अगर वो आपके साथ नहीं चल रहा है तो यू कैन नॉट क्लेम. तो आपको पहले से ही खरीदने से पहले चेक करना होगा. नाउ वी हैव देयर आर ओन टू मोर. सेलर इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिवील डिफेक्ट्स. कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता है डिफेक्ट्स को रिवील करने में, बट इट इज़ द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पढ़े और वो पूछे. देयर इज़ नो इम्प्लाइड अंडरटेकिंग बाय द सेलर दैट ही और शी शैल सप्लाई द गुड्स विच विल सूट द बायर्स पर्पज़. ओके, कोई भी अंडरटेकिंग सेलर नहीं है जो बायर्स के पर्पज़ के लिए ही वो गुड्स बनाएगा. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बायर कि उसे कैसे चाहिए और अगर उसके इंटरेस्ट को वो सर्व कर रहा है तभी उसे खरीदना चाहिए. वी हैव बी पार्ट. एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन 1930. रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस टॉपिक. ये हमारा एक्ट है जिसमें ट्रांसफ़र होता है. जैसे उसमें हमारा सेलिंग था तो ये 1930 एक्ट है जिसमें हमारा ट्रांसफ़र होता है. तो फर्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन गुड्स फॉर बोथ ऑफ. Rules regarding transfer of property. In this we will study different types of goods when the transfer of property or ownership in goods takes place. Okay, seller to buyer से जब property कोई transfer होती है और you can say product कोई transfer होता है तो उसमें क्या क्या rules होते हैं. So we have two heads for that. Specific goods and certain goods.
दोनों के लिए रूल सेम है. देन सेकंड वी हैव असर्टेन गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स हमारे होते हैं जो श्योर नहीं होते हैं. डिलीवरेबल स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें वो लाइक बायर कांट रिफ्यूज, अगर आउट फॉर डिलीवरी हो गया तो जो बायर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए. देन वी आर नॉन डिलीवरेबल स्टेट, ऐसे स्टेट जहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं है, उसमें थोड़ी फिनिशिंग और उसमें स्टिल कोई वर्क है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं नॉन डिलीवरेबल स्टेट. So the rule for this is the ownership or the property in goods is said to be transferred from seller to the buyer once the goods are in deliverable stage. तो जो गुड्स है वो तभी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब वो डिलीवरेबल स्टेट में हों. देन वी हैव प्राइस और वेट मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. अगर प्राइस, वेट या मेजरमेंट डिटरमाइन नहीं हुआ है अभी तक तो वो नॉन डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं. एंड टिल द टाइम इट इज़ नॉट नोन द ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर. और जब तक वो नहीं पता होते हैं तब तक डिटरमाइन नहीं करे जाते हैं, उसकी ओनरशिप सेलर के पास रहती है, वो बायर के पास नहीं जाती है. देन वी हैव वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल बेसिस रूल्स. द प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर. मतलब बायर, प्रॉपर्टी जो है सेलर से बायर तक तभी पास होती है जब बायर अपनी अप्रूवल और अपना एक्सेप्टेंस देता है. अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता है, अगर वो हाँ नहीं करता है, तो सेलर के पास राइट होती है कि वो थर्ड पार्टी को कंज्यूम कर सकता है, वो बेच सकता है या फिर किसी और पार्टी को अप्रोच भी कर सकता है. नाउ सेकंड वी हैव असर्टेन गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स. इन दिस फर्स्टली असर्टेन गुड्स नीड टू बी असर्टेन, देन ओनली द ओनरशिप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेलर टू द बायर. टिल द टाइम गुड्स आर अनअसर्टेन द ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर. जब तक वो श्योर नहीं होते, जो ओनरशिप होती है वो सिर्फ सेलर के पास रहती है. You can read the example here. Rule है, goods need to be ascertain, then only the ownership transfer from the seller to buyer. श्योर होने चाहिए कि गुड्स जो हैं पूरी श्योरिटी के साथ होने चाहिए, तभी वो सेलर जो है बायर पे ट्रांसफ़र कर सकता है. अनकंडीशनल appropriation of goods, seller and buyer mutually selects the goods for the buyer without any condition attached to it or give consent mutually for selecting the goods. म्यूचुअल एक डिसीजन होता है बायर और सेलर का, जिसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं. उसके बाद सेलर, अगर सेलर एंड बायर का किसी एक इंसान का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ जैसे कंसेंट म्यूचुअली. अगर आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए, तभी सेल आगे बढ़ेगी. Selection of goods may be based on the sample description provided. Goods must be in deliverable state. Consent by buyer and seller, express or implied. So for it's 4 points in that. Now we have fourth question, in which subcontracting is same as management control. We have to comment on the following. Subcontracting is the practice of assigning, outsourcing part of the obligations and tasks under the contract to another party. सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि आप किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो जिस और सारे टास्क और ड्यूटीज़ वही करता है, ठीक है. और ये जो पार्टी का नाम है दैट इज़ कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टर. सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेलिवेंट है उन एरियाज़ में जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, IT हो गया. सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर हायर्ड बाय द प्रोजेक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर हु कंटिन्यूज टू ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन विद इन स्टिपुलेटेड पैरामीटर्स एंड डेडलाइंस. तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे डाल देते हैं, फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू मैनेजमेंट एंड टोटल कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट. अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है ये. अ सब कॉन्ट्रैक्टर इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हु वर्क्स इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया एंड कुड बी अ फ्रीलांसर. और सब कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वेंडर हो सकता है, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो. और while the contractor maintains relationship with the clients, the subcontractor works with the contractor, providing their specialized skill set in exchange for the contractual fee. फ़ी लेता है सब, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रिलेशनशिप बनाता है क्लाइंट से, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करके अपने स्किल्स के साथ साथ एक फ़ी को चार्ज करके उन्हें एडवाइस देता है, या फिर मे बी अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन्हें डील करने में हेल्प करता है.
Subcontracting. There are several reasons why subcontracting is carrying out. Subcontracting is a very useful in situation where the range of required capabilities for a project is too diverse to be carried out by a single general contractor. पहला एडवांटेज होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे डाइवर्सिफाइड मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक काम चाहिए होता है या फिर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर से वो हैंडल नहीं हो सकता है, तो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर से नहीं हैंडल, देन वी हायर अ सब कॉन्ट्रैक्टर. Some large government contracts or contract that impact local community development may require the primary contractor to hire a certain number of subcontracting entities from the community as a part of the कॉन्ट्रैक्ट. काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर हायर करने पड़ते हैं और उन लोगों को स्पेसिफिक टास्क देना पड़ता है सो दैट प्रोजेक्ट कंप्लीशन में हेल्प मिले. It is less expensive for a contractor to hire the services of a subcontracting firm or freelancer than it is to hire an employee, since the primary contractor is not responsible for paying workers compensation benefits. ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी रहता है क्योंकि ऑफ अ सबकॉन्ट्रैक्टिंग फर्म और अ फ्रीलांसर rather than hiring a freelancer. General liability insurance, health insurance, full-time salaries, and social security taxes for independent contractors or subcontractors. From a management point of view, outsourcing is a variable cost that occurs only when the work is needed, whereas hiring full-time employees is a fixed cost. तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है. जब काम होता है तभी हम उन्हें पैसा देते हैं, जब काम नहीं होता है तो हम उन्हें पैसा नहीं देते हैं. वेयर हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉयज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आप फुल टाइम हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है. वर्क इज़ अवेलेबल होगा, वर्क होगा तब भी उन्हें पैसे देना है, अगर नहीं होगा तब भी उन्हें पैसे देना है. दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग लेवरेज. ये एक लेवरेज है हमारे ओनर के लिए कि काम होता है उन्हें तब भी पैसे देने, नहीं होता है तब भी पैसे देने हैं. इट इज़ हाई व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज हाई एंड वाइस वर्सा. Subcontractor management is the process that involves overseeing the life cycle one or more subcontracts for an employer. The subcontract management process involves identifying the employer's specific needs, identifying the qualifying potential contractors. Contractor मतलब काफ़ी प्रोसेस होता है इन्वॉल्व में. क्या होता है, सबसे पहले नीड्स देखी जाती है प्रोजेक्ट की, फिर उसमें उस नीड्स को मीट करते हुए एक पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं. कम्युनिकेटिंग एम्प्लॉयर पॉलिसी टू हायर फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है. उन्हें पूरा ओवरलुक दिया जाता है कि हम कैसा प्रोजेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है. सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द सेफ्टी एंड द कॉस्ट प्रोविजंस ऑफ अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटरमाइनिंग इफ एनी रिक्वेस्ट टू डेविएट फ्रॉम दोज प्रोविजन बाय सब कॉन्ट्रैक्टर कैन बी रीजनेबली जस्टिफाइड. तो सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स जो होते हैं उनके ड्यूटीज़ क्या होती है, उन्हें सेफली एक कॉस्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करना होता है. और कोई भी रिक्वेस्ट अगर क्लाइंट की आती है तो उसे मानते हुए फॉलो करते हुए अपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना होता है. सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन हाउ अ फर्म मैनेजेस विच इन टर्न मिटिगेट द रिस्क ऑफ द एम्प्लॉयर. तो कंसिस्टेंसी बनी रहने के लिए फर्म को मैनेज करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. Creating a managed uniform framework for communication between employer and a subcontractor prevents project with numerous subcontractors becoming a fragmented or inflexible. By limiting these challenges, the communication framework reduces the likelihood that subcontractor will engage in non-compliant behavior. Four phases होते हैं subcontractor management के. For this we have first phase, wait a minute, yeah. The subcontractor management process can be roughly divided into four distinct phases. The pre-award phase centers primarily upon identifying the needs of a project. Project की needs क्या है, locating individuals capable of delivering those needs. और अगर needs पता चल जाती तो उसे हम कैसे deliver कर सकते हैं, first phase. Second, the award phase is for qualifying and procuring the actual contract along with establishing basic criteria for project work such as safety standards. प्लानिंग होती है प्रॉपर, तो क्राइटेरिया सेट करा जाता है उस प्रोजेक्ट के लिए सच एज सेफ्टी स्टैंडर्ड. सेफ्टी भी होनी चाहिए, लेबर हमारी होनी चाहिए, उस सेफ्टी मिलनी चाहिए उस कंस्ट्रक्शन का. अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें तो देन वी हैव द पोस्ट अवार्ड फेज, मॉनिटरिंग कंप्लायंस बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मेंटेनिंग ऑनगोइंग कम्युनिकेशन. उस फंक्शनिंग मतलब स्मूथ फंक्शनिंग को लेके उस सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कम्युनिकेशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है.
द क्लोज आउट फेज फोकस ऑन द वैलिडेटिंग ऑल द एग्रीड अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन डिलीवर बाय हैचम। जो भी हमारा क्लाइंट होता है उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक उसकी एग्रीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर सब चीज़ें अगर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हो रही हैं तो दैट इज़ क्लोज आउट फेज, लाइक इट्स जस्ट लाइक द क्लोजिंग पीरियड। The subcontractor managers oversee the procurement of the material, equipment, and service contract by the employer to purpose successfully completing a project of the as either initiated itself or has to be contracted to be performed. The subcontractors जो subcontractor managers होते हैं वो पूरा functioning के लिए responsible होते हैं, contract देने से contract ख़त्म करने तक कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उनका मेन पर्पस होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फिल करना। देन होल्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उनकी रिलेटिव फील्ड्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन सप्लाई मैनेजमेंट CPSM और CPCM designation from the National Contract Management Association. So they should be like properly qualified, and they should be not like unqualified subcontractors if you need your work to be done very successfully. Then we have value added network services are same as internet services. Value added networks and are same as internet services. So we have to write a short note, just have a quick read. A value added network is a private hosted service that provides companies with a secure way to send and share data with its counterparties. ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को शेयर करने में विद टू डिफरेंट काउंटर पार्टीज. Value added networks are value added networks were a common way to facilitate electronic data interchange between companies. As the internet created competition for this service with the advent of secure mail, VANs responded by expanding their service offering to include things like message encryption, secure email and management reporting. इंटरनेट इस नेटवर्क के लिए काफ़ी बड़ा कंपटीशन माना गया क्योंकि इंटरनेट डज द सेम थिंग, लेकिन इन लोगों ने अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करके और भी डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करी, जैसे कि मैसेज एनक्रिप्शन, सिक्योर ईमेल एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. A value-added network simplifies the communication process by reducing the number of parties with which a company needs to communicate. The WAN accomplishes this by acting as an intermediary between business partners that share standards-based or proprietary data. WANs are set up with the audit capabilities so that the data being exchanged is formatted correctly and validated before it is transferred to the next party. WANs are sometimes referred to as added value networks on or turnkey communications lines. So what is this WAN? WAN is ये क्या करता है, वैलिडेट करता है डेटा को उसका करेक्टली फॉर्मेट में एक में एक्सचेंज करता है फ्रॉम वन काउंटर पार्टी टू डिफरेंट. इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ये ऑडिट कैपेबिलिटीज़ पे वर्क करता है. जो नॉर्मल ट्रांसमीटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से जो वैन की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है. ये क्यों होती है? ताकि जो डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम, विदाउट एनी लैगिंग एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे ट्रांसफ़र हो सकता है. Okay, so therefore broadcasters are required to utilize the frequency allocation most effectively so that the broadcasting requirements are met. Technological advancement have enabled broadcasters to provide value additions to listeners over the existing transmitting network by piggy riding over the normal program. The additional expenditure on providing the valued service is rather negligible as compared to the cost of setting up a separate transmitting network. So जो WAN है काफ़ी affordable भी है और इसकी जो cost होती है like negligible होती है. Radio broadcasting plays a dominant role in information and entertainment delivery to urban and rural communities. These communities rely on broadcasters for public weather forecast and predictions और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज पब्लिक सेफ्टी एंड सर्विस अनाउंसमेंट. जो हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस तक पहुंचाने में. वेदर फोरकास्टिंग होती है हमारी, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो गया, पब्लिक सेफ्टी हो गया, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट हो गया, तो रेडियो पे डिपेंडेंट होते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन. These services have been provided using technology that have developed decades ago. The longevity of these technologies is due to the fact that they are based on the
स्टैंडर्डाइज, रिलायबल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव रिसीवर्स. इनएक्सपेंसिव रिसीवर्स पे बेस्ड ऑन होती है ये. Several technologies are currently poised to deliver additional voice as well as data services using the broadcast frequency allocations available on any type of terrestrial broadcast radio transmitter, beat frequency modulated, amplitude modulated, or digital audio broadcasting transmitter. Thus, we have three types of value additions on radio. These are 8 value additions on FM transmitters, value additions on AM transmitters, and value additions on DAB transmitters. So there are three transmitters. Okay, value addition on FM transmitters, AM transmitters, and DAB transmitters. Next, we have global environment does not exert any significant influence over domestic as well as foreign countries. The classification is based on the location at which environmental forces exist and operate. Domestic environment consists of factors such as competitive structure, economic climate, political and legal factors which are essentially uncontrollable by a firm. ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल होते हैं किसी भी कंपनी किसी भी एंटरप्राइज के लिए उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. वो सारे फैक्टर्स डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक क्लाइमेट. क्लाइमेट इज कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अ firm. These factors operate at a national level and the firms are generally familiar with them. Foreign environment consists of factors like social, political, economical, legal and cultural prevailing in a foreign country. फॉरेन एनवायरनमेंट क्या होती है जो भी सोशल पॉलिटिकल लीगल पॉलिसीज़ होती है इन अ फॉरेन कंट्री जो हमारे बिजनेस फर्म के डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करा जा सकता है. अगर आप इन सारे पॉलिसीज़ इन सारे नॉर्म्स या फिर इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं तो फिर आप फॉरेन मार्केट में अपनी पोजीशन लूज़ कर सकते हैं. Global environment transcends national boundaries and it is not confined in its impact to just one country. Global environment exerts influence over domestic as well as foreign countries. एक ही कंट्री के अंदर इनका जो इम्पैक्ट है वो confined नहीं रहता है but it can depend on different countries' environment as well. It comprises of forces like world economic conditions, international financial system, international agreements, treaties and regional economic groupings. Political environment. At the basis of international law and international relations, sovereignty, self-determination and independence from external interference, authority over all international trade limit sovereignty. Governments can invoke sovereignty and jeopardize firms' operation. गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है एक फर्म्स के डिसीजन को ऑपरेट करने में. पॉलिटिकल रिस्क होता है रिस्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ्स, एक्सचेंज रेट कंट्रोल्स, कोटाज, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट, ट्रेड बैरियर्स. Risk related to economic policy controlling, foreign investment through taxes, transfer of assets from one company to local ownership. Then we have different like domestication हो गया हमारा, risk related to labor and action groups हो गया, risk related to terrorism हो गया, corporate citizen, exemplary corporate citizens हो गया, sell a quality product or service that is essential for local development, partner with local companies and create local expertise. तो ये हमारे बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो जिस पे हमारे एक इंटरनेशनल फॉरेन फर्म डिपेंड करता है. यूज़ लोकल सप्लायर्स, इंटरनेशनल लॉज हो गए, होस्ट कंट्री लॉज हो गए, होम कंट्री लॉज हो गए, इंश्योरेंस हो गए, लाइसेंसेस हो गए, हमारे सिविल लॉज हो गए, इस्लामिक लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Violation of intellectual property rights is a significant threat to competitiveness of international cooperation. अगर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर नहीं फॉलो की जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, काफ़ी बड़ा लॉस होता है एक फर्म को. Okay. Fourth, we have commodity markets are free markets. A commodity market is a marketplace for buying, selling and trading raw materials or primary products. जहाँ पे हमारे बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग होते हैं. कॉमोडिटी एक कॉमोडिटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, शुगर, कॉफ़ी, वीट, कॉर्न, गोल्ड, रबर, ऑयल. जब यहाँ पे इन सब चीज़ों की जब बाइंग और सेलिंग होती है, जब इन सब सारे रॉ मटेरियल्स की ट्रेडिंग होती है, उन्हें हम बोलते हैं कॉमोडिटी मार्केट. Commodity market allow producers and consumers of commodity products to gain access to them in centralized and liquid marketplace. These market actors can also use commodities derivatives to hedge future consumption or production. Speculators, investors and arbitrageurs also play an active role in these markets. So we have different role playing in this market like speculators हो गया, investors हो गए, arbitrageurs हो गए, हमारे like sellers हो गए, buyers हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन वी हैव प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड,
have been thought to be a good hedge against inflation and a broad set of commodities as an alternative asset class. So जो commodities की trade है वो काफ़ी ज़्यादा depend करती है inflation पे, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज टेंड टू मूव, क्योंकि प्राइस मूव करते रहते हैं कमोडिटीज़ के. ऑपोजिशन टू स्टॉक, सम इन्वेस्टर्स ऑल्सो रिलाई ऑन कमोडिटीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी. सो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट स्मूथ होता है, जब ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग हमारी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी लाइक ऑब्स्टेकल्स होती है, तब इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिलाई करते हैं उन कमोडिटीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो जिनका प्राइस चेंज होता रहता है. Trading requires a different amount of time, money and expertise. Okay, professional traders and basically knowledge चाहिए होती है. There are more options for participating in the commodity market. Trading commodities goes back to the dawn of the human civilization, as tribal clans and newly established kingdoms would barter and trade one food supplies to another. Trading commodities indeed predates that the stock of the bonds by many centuries. देन दिस वॉज द लाइक सिल्क रूट का एग्जाम्पल लिया है हमारे. इसमें कमोडिटीज़ आर स्टिल एक्सचेंज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड एन मैसिव स्केल. Things have also become more sophisticated and the advent of exchanges and derivative markets. Exchange regulate and standardize commodity trading, allowing for the liquid efficient market. So like इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप रीड कर सकते हैं, आपको एक बार रीड करके ही समझ में आ जाएगा कमोडिटी मार्केट क्या होता है. फ्री मार्केट होता है हमारा बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड विद लिटिल और नो गवर्नमेंट कंट्रोल. कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, इससे सप्लाई डिमांड पे वर्क करता है. जिस चीज़ की सप्लाई है उस चीज़ की डिमांड होती है. पॉलिटिकल एंड लीगल रूल्स. अ कंट्रीज फ्री मार्केट इकोनॉमी में रेंज बिटवीन वेरी लार्ज टू एंटायरली इलीगल. तो क्योंकि ये फ्री मार्केट होता है और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो ये डिपेंड कर सकता है पॉलिटिकल और लीगल रूल्स पे. प्लस ये काफ़ी इसकी जो इकोनॉमी है वो वेरी लार्ज और एंटायरली इलीगल भी हो सकता है. तो क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कॉपरेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इलीगल भी कह सकते हैं. द टर्म फ्री मार्केट इज समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनिम्स ऑफ लेज़र फेयर capitalism. When most people discuss the free market, they mean an economy with an unobstructed competition and only private transactions between buyers and sellers. However, a more inclusive definition should include any voluntary economic activity so long as it is not controlled by coercive central authorities. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं होती है, वहाँ पे फ्री मार्केट होता है. ठीक है, उस ट्रेडिंग को हम बोल सकते हैं फ्री मार्केट. Then we have fifth question. In this we have to write notes on the following. First is economic environment. Economic environment relates to all the economic determinants that influence commercial and consumer compliance. The term economic environment indicates all the external economic circumstances that affect the purchasing practice of customer and markets. कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी, कोई भी इकोनॉमिक मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारी ट्रेडिंग को, परचेजिंग और बाइंग को इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर कस्टमर्स या मार्केट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक मार्केट. The government decreased the number of enterprises below mandatory licensing to 6. Many of the businesses held for the public sector under the initial policy were justified. The purpose of public sector was defined to the 4 industries of vital importance. Disinvestment was conducted in the case of many public sector industrial companies. The policies towards foreign funds were expanded. The percentage of foreign equity partners was extended. The automatic approval was now given for technology transactions with foreign firms. Foreign investment promotion was established to support and channelize the foreign financing in India. Then we have 3 reforms. The economic reforms that were presented were directly liberalizing the Indian business and trade for all the redundant restrictions and limitations. Liberalization means कि कितना आप स्मूथली एक ट्रेड को प्रोसेस कर पा रहे हैं, कितने लाइक रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के बावजूद आप कितनी आसानी से ट्रेड को कर पा रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. लाइसेंसिंग एलिमिनेट करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज़ को हमें लाइक रिस्ट्रेंट फ्री करना, डिसमिस कर देना, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ को डिसाइड करने का फ्रीडम. देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन. The new set of economic changes intended at proffering a prominent position to private sector in the nation building rule and diminished role to a public sector. पब्लिक सेक्टर से सब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट कर देना, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर देना, दैट्स नोन एज
प्राइवेटाइजेशन. देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ग्लोबल लेवल पे आप एक फर्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हेडिंग, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक हमारा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल इकोनॉमी को नहीं दर्शाता है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज़. आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इस कंट्री के भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस उस कंट्रीज़ के भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे. लाइक लाइसेंसिंग हो गया, हमारा टैरिफ हो गया, क्वान्टिटिव कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी. We have FDI. A foreign direct investment is a purchase of an interest in a company by a company or investor located outside its borders. So foreign direct investment होता है किसी भी कमोडिटी में या फिर कोई भी परचेज करना, लाइक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एक कंपनी जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है आउटसाइड इट बॉर्डर्स, लाइक कंट्रीज में होता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. It is used to describe business decision to acquire substantial stake in foreign business or to buy it outright in order to expand its operations on new region. कोई भी अपने बिजनेस को हम एक्सपैंड करने के लिए उसके ऑपरेशन को जब हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट FDI do. It is usually used to describe a stock investment in a foreign company. Companies considering a foreign direct investment generally look only at the companies in open economies that offer a skilled workforce and above average growth prospects for the investors. Light government regulation also tends to be priced. A key feature of foreign direct investment is that it establishes effective control of the foreign businesses or at least substantial influence over its decision making. In 2020, FDI tanked globally due to COVID-19 pandemic, according to UN Conference on Trade and Development. The total of $859 billion global investment compares with $1.5 trillion the previous year. China dislodged the US in 2020, the top draw of total investment, attracting $163 billion compared to investment in US of $134 billion. Foreign direct investment can be made of a variety of ways, including opening a subsidiary or associate company in a foreign country, acquiring a controlling interest in an existing foreign company, or by means of merger or joint venture with a foreign company. So this is how you can make different foreign direct investments. The threshold for FDI that establishes a controlling interest per guideline established by Organization Economic Cooperation and Development is minimum 10% ownership stake इन अ फॉरेन बेस्ड कंपनी. सो इन्वेस्ट करने के लिए अगेन हम लोग को कुछ रूल्स और कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं. सो कहीं भी बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे लाइक स्टेक ले रहे हैं, उसका शेयर ले रहे हैं, या उसमें कुछ भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उस कंपनी से फ़ायदा लेना चाहते हैं, देन दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. We have Asian Development Bank. Asian Development Bank is a regional development bank established on 19 December 1966, which is headquartered in Philippines. The company also maintains 31 field offices around the world to promote social economic development in Asia. ये एक बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि फिलीपींस में बेस्ड है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया प्रमोट करता है, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. The bank admits a member of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, non-regional development countries and other non-regional development countries. From 31 members at its establishment, ADB now has 68 members. 68 members है, पहले उसके पास 31 members थे. Modeled closely on the World Bank and has similar weighted voting system where votes are distributed in proportion with members' capital subscription. ADB releases an annual report that summarizes its operation budget and other materials for a review by the public. जैसे कि हर बैंक का हर कंट्री का बजट आता है, वैसे ADB एक अपना एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करती है, जिससे ऑपरेशन के बारे में पता चलता है और पब्लिक के रिव्यूज़ के बारे में पता चलता है और प्लान्स और गोल्स के बारे में पता चलता है. ADB जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम एनरोल करती है, जिसमें 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं विद इन द 10 कंट्रीज़ और उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करें अपनी होम कंट्रीज़ में. ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग और प्रोग्राम्स को. Okay, then we have the highest policy making body of the bank is the board of governors, composed of one representative from each member state. Voting system होता है इसमें. The board of governors in turn elect among themselves with 12 members of the board directors and deputies. 8 of the 12 members come from a regional Asia Pacific members, while the other come from
non-regional members. Then we have counterfeiting. Counterfeiting means to imitate, to copy, or like to steal or replace the original, use in illegal transaction, or otherwise to deceive individuals into believing that the fake is of equal or a greater value than the real thing. So counterfeiting हो गया हमारा किसी भी चीज़ को कॉपी करना, लाइक और उन्हें और कस्टमर्स को बिलीव करवाना कि इट इज़ बेटर दैन द रियल वंस. Counterfeit products are fakes and unauthorized replicas of the real product. Counterfeit products are often produced with the intent to take advantage of the superior value of the imitated product. The word counterfeit frequently describes both the forgeries of currency and documents as well as the imitations of items such as clothing, handbags, shoes, pharmaceuticals, automobile parts. आपने देखा होगा कि काफ़ी मार्केट में कॉपी मिलती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी. सो दैट इज़ व्हाट काउंटरफीटिंग मीन्स. उनका उनका क्या होता है, वो फेक लोगो लगा के, फेक ब्रांड लगा के लोगों को पागल भी बनाते हैं, प्लस डिसीव करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है उनसे. एंड बट इट इज़ इलीगल, वेरी इलीगल. डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इनके पास कोई राइट नहीं होता है ये करने का, तो इट इज़ इलीगल. और सम पीपल ऑल्सो डू कि जो पेरेंट कंपनी है, जो रियल कंपनी है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, या फिर उनकी रेपुटेशन से वो फ़ायदा उठा सके और उन लोगों को प्रॉफिट हो सके. Okay, counterfeit products tend to have a fake company logos and brands, which results in patent or trademark infringement in case of goods. They also have a reputation for being lower quality, sometimes not working at all, and sometimes containing toxic substances such as lead. This has resulted in the deaths of hundreds of thousands of people due to automobile and aviation incidents, accidents, poisoning और ceasing to take essential compounds. तो उसी के नाम पे, पेरेंट कंपनी के नाम पे, वो काफ़ी सेम प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में वो काफ़ी पॉइजनस थिंग्स यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हो जाती है और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन्हें डिजीज़ हो जाते हैं, लाइक स्पेशली इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल companies, industries. So that was our assignment. Thank